हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश का पेपर। ठीक है बेटा, इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुके हैं। ये क्लास 10th का है। कितने का है भाई? क्लास 10th का है, जो कि आपका 2024 में होने जा रहा है। अगर आप लोग इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए। ठीक है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपकी। ठीक है, तो इसको पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक बारीकी से आप सभी को मैं पेपर एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए, जो आपको पेपर मिलेगा, आप ऊपर देख रहे होंगे रोल नंबर वहां पे भरना रहेगा, नेम वगैरह ये सब तो आप पहले ही हिंदी के पेपर में भर चुके हैं। कुछ इस प्रकार को आपको जो है इंग्लिश का पेपर मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देखो, जो आपका पेपर होता है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए में कितने, दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड बेटा पार्ट बी में जो है आपका पेपर डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट बी में बेटा जी 50 मार्क्स का आप लोगों का कुल मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी क्लियर है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, जो पार्ट ए है इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी भी इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पानी वगैरह लेकर बैठना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से जो है 1-2 घंटे में इस पेपर को आराम से हम सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, डेटो यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जल्दी से यहाँ पर सभी लोग जुड़ जाइए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 1 से 3 तक आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, क्या कहा जा रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है? एक पैसेज दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? एक पैसेज जो है यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है भाई? पढ़ना है। और नीचे बेटा जी वहां पर इसी पैसेज से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बेटा, कितने? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का हल हमें क्या करना है? इस पैसेज को पढ़ के देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे सभी लोग देख लीजिए, एक पैसेज है, पूरा एक पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में क्या दिया जाता है? आपको एक पैसेज ही दिया जाता है, उस पैसेज को पढ़ना रहता है। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, कैसे पैसेज को सॉल्व करना है, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सब बात, सारी बातें जो है हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपको जो बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, तो सबसे पहले जब आप इसे देखेंगे, पैसेज को देखेंगे, तो क्या पढ़ने लगेंगे? ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करना है? हमारी बातों को ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको? जो क्वेश्चन है, पैसेज का जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको पढ़ना है। ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? देखिए जो लिखा गया है वही पढ़ना है भाई। देखिए क्या लिखा गया है? द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग्ड टू हिम बिकॉज। देखिए बच्चों, आप सभी को आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इस जो भी यहाँ पर अक्षर लिखे गए हैं, उनको जो है आपका अर्थ आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भाई आप सभी लोग ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग कीवर्ड बना लीजिए। आप सभी थोड़ा बहुत पढ़ना अगर जानते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्री बिलोंग्ड आपको दिख गया ना, ट्री बिलोंग्ड को आप बना लीजिए कीवर्ड। क्या बना लीजिए? कीवर्ड बना लीजिए। और ऑप्शन देखिए, अब जरा ऑप्शन दिया गया है, पहले इसका हम जो है क्या बता देते हैं आप सभी को, अर्थ बता देते हैं। राइटर यानी क्या होता है बेटा? लेखक, आप सभी जानते हैं। से यानी कहना होता है, सेज लिखा है यानी कहता है। लेखक कहता है दैट की द ट्री बिलोंग्ड टू हिम बिकॉज, जो पेड़ है उससे संबंधित है। बिकॉज क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है बेटा, हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड इट टू हिम, क्योंकि उसके दादा ने उसे गिफ्ट दिया था। या फिर बेटा, हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, सी है ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, डी है हिज फ्रेंड द स्क्वायरल लिव्ड इन इट। देखो वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, 3 घंटे और 15 मिनट आपको टोटल मिलता है, जिसमें पूरा पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों सॉल्व करने रहते हैं बेटा। तो इतना टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। ट्री बिलोंग आपको क्या मिला? ये कीवर्ड आपको वहां पे जल्दी से मिल जाएगा। और ऊपर जल्दी से आप देखेंगे, अब आप लोगों को पैसेज पढ़ना है। अब आप लोग पैसेज पढ़ेंगे। देखिए भाई,
देखिए दो क्या लिखा गया है, पैसेज पढ़ते हैं भाई। यहाँ पे लिखा गया है, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माय ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, यद्यपि जो घर और जो ग्राउंड्स है वो मेरे दादाजी से संबंधित है। द मैग्निफिकेंट ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, ये बनियान ट्री मेरा था, मेरा है, ठीक, मेरा था। बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65, यानी कि अब देखो भाई ये क्या है, 65 हो गए हैं यानी ओल्ड हो गए हैं, और कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, यानी वो चढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनसे उनका हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? तो द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग टू हिम बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, वहां बोर्ड एग्जाम में आपको ओएमआर मिलने वाली है 20 क्वेश्चन वाली। तो ओएमआर 20 क्वेश्चन की जब आपको मिलेगी तो पहला क्वेश्चन ऐसे रहेगा, जो भी रहेगा वहां पे ए बी सी डी, वहां पे आपको यहाँ पे नीचे गोला दिया रहेगा। तो यहाँ पर पहले का बी सही है, तो यहाँ पर बी वाला जो है ब्लू या ब्लैक पेन से आपको क्या करना है बेटा, वहां पे पूरा एकदम बढ़िया से भर देना है। आपको अगर सही रहेगा तो एक नंबर जो है आसानी से दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पैसेज का, देखते हैं। द ट्री वाज, यहाँ पे पूछा गया है द ट्री वाज, ट्री यानी पेड़, वाज यानी था, पेड़ था, एज ओल्ड एज द ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज द हाउस, सी है एज ओल्ड एज द राइटर, डी है एज ओल्ड एज देहरादून। तो बेटा देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे भाई यहाँ पर। तो देखिए बेटा जी, जब आप लोग पैसेज पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ते आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा, द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन द ग्रैंडफादर। देखिए जो पेड़ है बेटा, किससे, हाउस से भी पुराना है, एज ओल्ड एज नहीं है, उससे भी पुराना है। यहाँ पर ओल्डर देन द ग्रैंडफादर, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, जैसा कि वहां पर एज ओल्ड एज देखेंगे बेटा, एज ओल्ड एज देहरादून। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे भाई, जो क्या है, जो ट्री है बेटा एज ओल्ड एज क्या है, देहरादून है। यहाँ पे ओल्डर है, एज ओल्ड एज हाउस नहीं है बेटा, ओल्डर है, हाउस से भी ओल्डर है, यहाँ पे ग्रैंडफादर से भी ओल्डर है, राइटर से भी ओल्डर है। तो यहाँ पर एज ओल्ड एज देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड देखेंगे सभी लोग। थर्ड है आपका, द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज, जो राइटर है अपने आप को पेड़ के पीछे जो है छिपा सकता था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ओल्ड, बी है इट हैड ब्रांचेस विथ थिक ग्रीन लिप्स, सी है ही वाज स्मॉल, डी है देयर वर मेनी क्रिएचर ऑन द ट्री। तो देखिए बेटा जी यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, तो जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे बेटा पैसेज, तो आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लिप्स। थिक ग्रीन लिप्स आपको मिल गया है बेटा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाने वाला है। इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लिप्स, क्योंकि उसकी जो शाखाएं थी वो बहुत ज्यादा थिक यानी मोटी हरी पत्तियां में ना ऐसा था, तो वहां पे उसमें वो छिपा सकता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जल्दी से सभी लोग देखेंगे भाई। आई विल कम होम व्हेन आई डॉट डॉट वर्क। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आई विल कम होम व्हेन आई डॉट डॉट वर्क, फिनिश लगेगा आई के बाद, बिल फिनिश लगेगा, फिनिश्ड लगेगा, बिल हैव फिनिश्ड लगेगा। ये सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे भाई। तो यहाँ यहाँ पे बेटा जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनिश लगेगा, बिल फिनिश या फिनिश्ड बिल है फिनिश्ड में से आपका राइट आंसर है फिनिश। क्या है, फिनिश, क्योंकि बेटा देखिए एक कंडीशनल सेंटेंसेस है बेटा, कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें अगर आपका एक वाला जो है, देखिए ये क्या है, दो सेंटेंस है ना बेटा, तो दो सेंटेंस या क्या कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस अगर एक वाला क्या रहता है भाई, अगर प्रेजेंट फ्यूचर का इंडेफिनिट रहता है, तो दूसरे वाले को हम सिंपल के प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, किसमें बता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये फ्यूचर का है, ये गलत हो जाएगा। ये फिनिश्ड है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपके पास्ट में लगती है, ये भी गलत है। ये तो विल हैव दिख ही रहे हैं, फ्यूचर का है बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिनिश क्या है, आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये प्रेजेंट का सिंपल है। ठीक है, चलिए बेटा, तो चौथा आपका राइट आंसर है, चौथे का एक। चलिए पांचवा क्या है भाई, सभी लोग देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर, यदि भाई आप लोग पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो आप हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, तो कहलाता क्या है बेटा, हमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, इलिटरेट कहलाता है, लिटरेट कहलाता है, या फिर लर्न कहलाता है, और डी है बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो लिख देते हैं क्या, नन ऑफ दीज। क्या कहलाता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करेंगे। तो लिटरेट यानी होता है पढ़ा लिखा भाई, और यानी ये इसका मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है,
इसका मतलब तो विद्वान है, विद्वान तो पढ़े लिखे होते हैं, इसका मतलब पढ़ा लिखा होता है। इसका मतलब बेटा होता है निरक्षर, अनपढ़ बेटा। तो अनपढ़ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलिटरेट कहलाता है। यदि आप लोग पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो आप अनपढ़ कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो पढ़ ही लिख रहे हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है द रोड ऑफ द ओवे बी रूल्स द मस्ट। यहाँ पे भाई ये क्या है, आपका छठा क्वेश्चन क्या रहेगा, रीअरेंज करने के लिए आएगा। क्या करने के लिए भाई, रीअरेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक सेंटेंस मिलने वाला है छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे। बी है बी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड। सी है बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। डी है बी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे भाई, ये छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जल्दी से सभी लोग बताइए भाई। तो यहाँ पर छठे का हम जो है बता दे रहे हैं उत्तर। यहाँ पे इसको करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले बेटा अगर आपका वाक्य असर्टिव है, ठीक है, तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग देखेंगे भाई, सब्जेक्ट कौन है, किसे जो है रोड के नियम का पालन करना चाहिए। तो हमें हमें क्या है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ दिख रहा है ना बी, बी, बी आपको मिल गया। यानी ए इसमें तो नहीं है, द रूल्स ऑफ द रोड, ये आपका गलत हो गया। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब वर्ब देखते हैं भाई, वर्ब दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है बेटा जी मेन वर्ब। दूसरी कौन सी होती है आपका, मेन वर्ब। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई सभी लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इसमें लगी हुई है, ये क्या है, ओबे। ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। तो बेटा जी यहाँ पर तो आपको मेन वर्ब दिया गया है, तो मेन वर्ब तो पहले नहीं आती है, पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि यहाँ पर मॉडल वर्ब है मस्ट। तो ये जो मॉडल वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वहां लगी हुई है, यानी मेन वर्ब के बाद लगी हुई है। ये ऑप्शन आपका भी एलिमिनेट हो गया बेटा। तो बचा कौन सा, ये दो बचे हैं। यहाँ पर देखेंगे भाई सभी लोग, इसमें कौन सा है, तीसरे और चौथे में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बच रहा है, ध्यान देंगे भाई। क्या है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ये क्या कह रहा है कि हमें जो है सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरे में क्या है, डी वाले में क्या है, हमें जो है नियम के रोड का पालन करना चाहिए। नियम के रोड का क्या होता है भाई, नहीं, गलत है बेटा, इसमें रोड के नियम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको करना रहता है। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है बेटा कि कौन सा, यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन शब्दों में से कौन सा शब्द आपका करेक्टली लिखा गया है, आप लोगों को बता देना है भाई। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि नॉलेज जो लिखा गया है, ये वाला नॉलेज वो आपका राइट लिखा गया है, ये वाला आपका गलत लिखा गया है। क्योंकि नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है, KNOWLEDGE, ये आपका राइट आंसर होता था, यहाँ पर ए कर दिया गया है, यही आपका गलत कर दिया गया है। और सर्वेंट में क्या होता है बेटा, सर्वेंट होता है ना कि सर्वेंट होता है, सर्वेंट कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। ये आपका गलत है, सी भी गलत है बेटा। यहाँ पे करेक्टली कौन लिखा गया है बेटा, नॉलेज लिखा गया है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता बेटा। यहाँ पे नॉलेज आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं भाई। आठवां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखेंगे, व्हाट इज द टाइम डॉट डॉट योर वॉच। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर आप लोग किसी अपने फ्रेंड से, मित्रों से अगर आप लोग पूछते हैं कि भाई आपके घड़ी में कितना बजा है, तो आपने पूछा होगा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो इसको बताने की जरूरत है नहीं बेटा, इसमें प्रीपोजिशन भरना था, तो आपने डी भर दिया, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखेंगे भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में आपको क्या मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देंगे। यहाँ पर भी बेटा आपको एक पैसेज दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, यहाँ पे भी एक पैसेज दिया जाएगा। वो पैसेज कैसे रहेगा, कहाँ से आएगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो आपके बुक से ही आएगा, कहीं अननोन पैसेज नहीं दिया जाएगा, अनसीन पैसेज नहीं दिया जाएगा, ऐसा पैसेज नहीं दिया जाएगा कि जो आपने कभी देखा ही ना हो। जैसा कि वहां पे पहला पैसेज जो हमने सॉल्व किया, वो आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पैसेज वो पहला वाले में दिया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में ऐसे पैसेज दिए जाएंगे जो कि आपके बुक से होंगे, आप उसको पढ़े रहेंगे, वही पैसेज आएंगे और आराम से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आपने अपनी बुक पढ़ी है,
आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जैसा कि हमने बताया कि भाई किसी भी क्या कहते हैं पैसेज को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर की सिंह हैड असाइंड टू एनी द टास्क ऑफ। मिस्टर की सिंह ने एनी को जो टास्क दिया था वो क्या था, ड्राइविंग अ सीन यानी ड्राइंग अ सीन, पेंटिंग अ ग्लास, बी है कलेक्टिंग स्टैम्प्स, डी है राइटिंग एन एसे। तो आप सभी ने ये जो चौथा चैप्टर है बेटा आप सभी के बुक का, क्या है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यहाँ पे लिख देते हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बेटा ये जो चौथा चैप्टर है एनी फ्रैंक आपके बुक का, ठीक है, तो उसको कौन लिखा है, स्वयं एनी फ्रैंक ने लिखा है बेटा। एनी फ्रैंक ने ही लिखा है ना, इसके ऑथर कौन है, एनी फ्रैंक खुद है। तो इस इनको जो है क्या दिया गया था, मिस्टर कीसिंग क्या थे, इसके मैथ के टीचर थे। मिस्टर कीसिंग क्या थे, मैथ के टीचर थे। तो मैथ के टीचर क्योंकि ये क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बातें करती थी, तो मिस्टर कीसिंग क्या थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। और मिस्टर कीसिंग चाहते थे कि भाई हमारे क्लास में बच्चे सभी शांत हों, हम जो बताएं वो सीखें। और इसी प्रकार से मिस्टर किसिंग जो है इन्हीं को बहुत ज्यादा टास्क देते थे। टास्क कौन था, हम लोगों को बताना है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा भाई कि उसको ऐसे दे दिया करते थे ना चैटर बॉक्स पे, ऐसे ना कि बहुत ज्यादा बोलती हो तो लो इसी पे ऐसे लिख कर आना तुम। तो राइटिंग एंड ऐसे का जो है, ऐसे लिखने के लिए जो है टास्क दिया गया था एनी को मिस्टर कीसिंग के द्वारा। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी पैसेज से रिलेटेड है, ध्यान देंगे सभी लोग भाई। एन्नीज आर्ग्यूमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट। एन्नी का आर्ग्यूमेंट था, ठीक है, जो वो बात करती थी उसके बारे में, उसका जो दृष्टिकोण था वो था, वो बताती थी कि भाई टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, या टॉकिंग इज अ स्टूडेंट राइट, या टॉकिंग इज अ बर्थ राइट, या टॉकिंग इज अ ड्यूटी। तो आप सभी जानते हैं भाई कि एन्नी बहुत ज्यादा शरारती लड़की थी। तो वो बताती थी कि भाई जो बच्चे होते हैं, बच्चों का गुण ही होता है बात करना। जो टाकिंग होता है, टाकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। टाकिंग क्या है, बच्चों का, स्टूडेंट का गुण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, बी सही है। वैसे अगर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आई यहाँ देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे आई आर्ग्यूड यानी एनी आर्ग्यूड दैट टाकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। क्या है, टाकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। तो यहाँ पर इसको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे सभी लोग बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सी पार्टी जो है मंडेला ने ज्वाइन किया था। बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा, या फिर बी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सी है नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या डी है ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। तो आप सभी को पता है भाई, आपके दूसरे चैप्टर से आया है। दूसरा चैप्टर क्या है, जल्दी से देखेंगे सभी लोग भाई, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपका क्या है, आपका दूसरा चैप्टर है। और जिसके लेखक कौन है, नेल्सन मंडेला ही है। इनकी क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेटा जी इन्होंने क्या करा था, कौन सी पार्टी ज्वाइन करा था, आप सभी जानते हैं ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है बेटा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि भाई कहाँ पर जो है राजवीर और जो प्रांजल थे पढ़ते थे। ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। असम में, कूर्ग में, गोवा में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके सभी लोग बताएंगे भाई। ये आप सभी के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत लगती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप सभी जो है जल्दी से इसका आंसर हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही, यहाँ पे बी नहीं बेटा ही कर लीजिए, री अनाउंस द प्रिंसली लाइफ। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि सिद्धार्था कितने साल के थे जब उन्होंने प्रिंसली लाइफ त्याग दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बेटा 22, 32, 35 या फिर 25। तो आप सभी को पता होगा कि सिद्धार्था जब 25 साल के थे तो उन्होंने अपना राजसी जीवन जो है वो त्याग दिया था। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होने वाला है 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक देखते हैं। तो देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक क्या दिया जाएगा, फिर से एक पोयम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भाई, आप सभी को एक पोयम दिया जाएगा, आपकी बुक से ही रहेगी वो पोयम।
जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। चार चार लाइन की एक कविता दी जाएगी और दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ध्यान ध्यान देंगे भाई सभी लोग। हु कंपोज द एबव लाइन, पूछा क्या गया है कि किसने बेटा जी इन लाइनों को लिखा है। एंड्रे रिच ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, रॉबिन क्लेन ने लिखा है, व्हाइट विटनेर ने लिखा है। तो पढ़ते हैं भाई पोयम क्या है, फिर बताते हैं इसका उत्तर। देखिए पोयम क्या है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रिवेड। तो कितने बच्चे हैं जो जानते हैं भाई कि इस ये जो पोयम है कहाँ से लिखी गई है, जल्दी से बताइए भाई। तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर बेटा। देखिए ये जो पोयम है आपकी फर्स्ट चैप्टर, कौन सी, द सॉरी डस्ट ऑफ स्नो, क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यहाँ से ली गई है। और जिसके लेखक बेटा कौन से हैं, कौन है इसके लेखक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा भाई जो डस्ट ऑफ स्नो है किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस प्रकार से आपका 14वें का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाने वाला है। इस पोयम को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है भाई, द पोएट वाज इन अ, पोएट किस मूड में था आपको ये बताना है। प्लीजेंट मूड में, रफ मूड में, या फिर प्लेफुल मूड में, या फिर बेटा सैड मूड में। तो आपने पहला यार ये पोयम है इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, किसमें किस मूड में था, पहले पहले किस मूड में था, सैड मूड में थे। लेकिन जब जो है हेमलॉक ट्री से क्या गिरता है, एक कौवा जो है उस पर आके हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, और डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो लेखक जो है खुश हो जाता है। इतनी सिंपल सी कविता है, आप लोगों को तो पता होगा। चलिए बेटा सैड मूड में था पहले ना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 15वें का राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 देखते हैं, अच्छा नहीं 16 से 20 तक देखते हैं। चलिए यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है 16, मिसेज पंफरे वाजा, मिसेज पंफरे कौन थी बताना है आप लोगों को बेटा। पुअर लेडी थी, यहाँ पे पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, या जेंटल लेडी थी। तो सभी को पता होगा भाई मिसेज पंफरे क्या थी, एक रिच लेडी थी, बहुत ही अमीर लेडी थी ना, अमीर महिला थी, जो कि अपने कुत्ते यानी ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी, जिससे ट्रिकी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ब्लोटेड सॉसेस की तरह, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम फैटी हो गया था, मोटा हो गया था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर रहा था, बीमार हो गया था। जिसको जिसका ट्रीटमेंट किसने किया था भाई, ट्रिकी का ट्रीटमेंट मिसेस वो कौन थे, मिस्टर हिरियट ने किया था, जो कि क्या थे, आर्ट ऑफ सर्जरी के लेखक और क्या थे, एक वेटेनरी सर्जन थे। उन्होंने क्या किया था, ट्रिकी का बेटा जी इलाज किया था, जिससे ट्रिकी क्या हुआ था, फिर से दौड़ने लगा था, ठीक है, चलने फिरने लगा था। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। चलिए 17वां क्या है, 17वां क्वेश्चन है, डाट डाट इनकरेज्ड एब्रेट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। बताइए बेटा, एब्रेट जो है, एब्रेट, ठीक है, एब्रेट उसके इंटरेस्ट ने, उसके इंटरेस्ट के जो पढ़ना चाहता था उसके इंटरेस्ट को और बढ़ाया, उसको और बढ़ाया, एब्रेट के इंटरेस्ट को, रुचि को किसने, आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ दो 2 मिनट सभी लोग भाई, हाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई। यहाँ पे किसने जो है एब्रेट को इनकरेज किया पढ़ने के लिए, उसके पिता ने, हिज फादर ने, हिज फ्रेंड ने, हिज टीचर ने। तो सभी लोग जानते हैं कि उसकी जो माँ थी भाई, उसने जो है क्या किया था, इनकरेज किया था उसके इंटरेस्ट में, ठीक है, लर्निंग के इंटरेस्ट में। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे भाई। रामलाल हैड, तो ये रामलाल हैड 3 daughters and 4 sons, या फिर 3 sons and 4 daughters, या फिर 2 sons and 5 daughters, या 5 sons and 2 daughters। तो भाई सभी को पता है यार, ये तो भोली वाला चैप्टर है, एकदम भोली भोली, ठीक है, भोली वाले चैप्टर का है। और जिसमें से आप सभी को पता होगा कि रामलाल क्या थे, भोली के पिता। भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा, भोली का रियल नेम सुलेखा। तो सुलेखा के पिता कौन थे, रामलाल थे। और रामलाल के कितने बच्चे थे, टोटल 7 बच्चे थे। कितनी बच्चियां थी, तो 4 बच्चियां थी, 4 बेटी थी और 3 बेटे थे बेटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी जो है लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ पे 3 sons and 4 daughters, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। चलिए 19 क्या है, इसको देखिए जरा भाई सभी लोग। 19 क्वेश्चन है, रिचर्ड एब्रेट वाज एन, रिचर्ड एब्रेट जो था एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा जी राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट्स करिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दे रहे हैं, डी सही है, साइंटिस्ट था, ठीक है। चलिए ये आपका पार्ट ए जो है समाप्त होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का, ठीक है, पार्ट ए आपके पेपर के पार्ट ए का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। यहाँ पर बॉय किसकी बात करी जा रही है, बॉय यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपकी हरि सिंह की बात करी जा रही है बेटा, किसकी बात करी जा रही है, हरि सिंह की बात यहाँ पे
करी जा रही है, जो कि क्या था बेटा, एक थेफ्ट था, चोर था ना, कोई दिक्कत, थीप था। तो वो किस व्यवसाय में जो है ट्रेन था, तो आप सभी को पता है चोरी करने के मामले में बहुत ज्यादा उसका हाथ साफ था एकदम। तो आप सभी जानते हैं भाई 20 का ऑप्शन नंबर ए तो गलत होने वाला है, सी भी गलत होने वाला है, हाउस होल्ड वर्क कुकिंग में तो बिल्कुल बेकार था वो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, क्योंकि कुकिंग करा था और अनिल ने क्या करा था, जाके स्ट्रे डॉग को सारा खाना दे दिया था, कुत्तों को खाना खिला दिया था, एकदम बेहुदा खाना बनाया था ये हरी सिंह ने अनिल के यहाँ ना। तो आप सभी को पता होगा। चलिए भाई, सभी लोग यहाँ पर पार्ट ए समाप्त कर चुके हैं ना। पार्ट ए आपका खत्म हो चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाले हैं, आएंगे बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि हमारा 20 में से 20 हमारा पक्का हो जाए, तो यहाँ पर बेटा जी हम जो है 200 क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि लगभग बेटा जी आप सभी का 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका 20 में 20 जो है यही पक्का हो जाए। क्योंकि बच्चों का, अधिकतर बच्चों का क्या होता है, ये लिखने वाला तो लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, नंबर मिल जाता है। लेकिन ये जो एमसीक्यू वाला अब बन रहा है बेटा, इसमें अगर आपका पहले का बी सही है, सी सही है और जौन सा भी सही है, अगर सही है तभी 1 नंबर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाता है एक भी नंबर, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में अभी जैसा कि हमने बताया बेटा, कि पार्ट बी में आप सभी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ध्यान दीजिएगा। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन आएगा आप सभी का फिर से एक अनसीन पैसेज, एक आएगा क्या, अनसीन पैसेज, जो कि बेटा 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो 7 और 3 मिला लीजिए, तो कुल मिला के 10 नंबर का अनसीन पैसेज आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ध्यान दीजिए भाई, किसी भी अनसीन पैसेज को यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, पैसेज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो अनसीन पैसेज है इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया है कि भाई किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि पैसेज पढ़ते रहना है। पैसेज पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या मतलब क्या होता है बेटा, पूर्वज होता है। क्या होता है, सभी लोग ध्यान देंगे। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा यानी पूर्वज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर, यहाँ पर बात करी जा रही है कौन सी प्रॉब्लम थी बेटा, जो कि फेस किया था, जिसका सामना हमारे पूर्वजों ने किया था, ये बताना है आपको ये पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखेंगे सभी लोग भाई, जो पैसेज है, पैसेज के पहले ही लाइन में इसका आंसर आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पे क्या आंसर है, आवर एंसेस्टर हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, जो हमारे पूर्वज थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी क्या प्राप्त करने में, बुक्स को प्राप्त करने में, ठीक है, क्या प्राप्त करने में, बुक्स को खोजने में, बुक्स उनको नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही थी, ठीक है। तो आप यही लिखेंगे और आपको ये कितने नंबर का आता है, ये पहला क्वेश्चन आपको ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और तीसरा भी 2 नंबर का, कुल मिला के आपका 7 नंबर दे दिया जाता है। तो पहले का आंसर यही लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वहां पे लिखा गया है सेम टू सेम वही उतार देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से बनाकर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का आंसर देख सकते हो बेटा, यहाँ पे लिखा गया है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर्स वाज द डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग या गेटिंग, बेटा एक्वायरिंग और गेटिंग एक ही बात है, बुक्स, क्या गेटिंग बुक्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पे 2 नंबर इतना लिखेंगे, 2 नंबर आपको आसानी से दे दिया जाएगा। चलिए, आपका इसी पैसेज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, अब हमारी दिक्कत, हम लोगों की दिक्कत यही है कि बेटा हम पढ़े तो पढ़े क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन में पढ़ा जा रहा है। और देखिए, इसको जो है हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे हम इस कठिनाई से पार पा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी, अब किताबें हैं, अब हमें समझ में नहीं आता हम पढ़े क्या। इसको हमें बताना है कि इससे पार कैसे पा सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 यानी पैसेज के क्वेश्चन नंबर बी में आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से पैसेज पढ़ेंगे उत्तर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे बेटा जी ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे जब आप पढ़ते आएंगे, यहाँ पे देखिए, वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, सच बुक्स आर आवर ग्रेट क्लासिक लाइक द रामायण एंड गीता, दे कंटेन द विजडम ऑफ आवर सेज एंड सेंट। यहाँ पर बिल्कुल यही इतना जो है आप लिख देंगे, पूरा बेटा आपको नंबर 2 नंबर दे दिया जाएगा। और यहाँ पर अपने मन से बना के लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया
है टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग व्हाट टू रीड वन कैन prioritize reading only those books that have stood the test of time and have a positive influence, such a great classic like the Ramayana and Gita. Additionally, seeking recommendation from trusted source, ठीक है, and exploring various genres can help in finding suitable reading material. इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही जो हमने बताया वो भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है पैसेज का, इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या है क्वेश्चन है इस पैसेज का, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड इविल, ये जो शब्द इविल लिखा गया है, ध्यान देंगे सभी लोग, इविल का अपोजिट। तो पहले बात तो इविल का मतलब हमें पता होना चाहिए। इविल का मतलब होता है बेटा जी बुरा, क्या होता है, बुरा। जो इविल का मतलब होता है बुरा होता है, और बुरा का उल्टा क्या होता है आप सभी को पता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो इसको लिख देना है यहाँ पे, गुड लिख दो, अपोजिट वर्ड ऑफ गुड ना, इविल्स का अपोजिट वर्ड क्या है, गुड। तो कुछ कुछ इस प्रकार से लिखना है, द अपोजिट ऑफ वर्ड इविल इज गुड आर वर्च्यू। यहाँ पे गुड भी लिख सकते हो या फिर वर्च्यू, दोनों का मतलब इविल का अपोजिट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सभी लोग भाई क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, यहाँ पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फोर फादर। फोर फादर का मतलब क्या होता है आप सभी को बताना है। फोर फादर का मतलब बेटा हमने जैसा कि भी बताया, इंसेस्टर होता है, पूर्वज होता है, ठीक है, यहाँ पे पूर्वज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द पैसेज व्हिच मींस फोरफादर इज एंसेस्टर, ये लिख देंगे, आपको आसानी से 1 नंबर दे दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है द वर्ड इन द पैसेज दैट मींस फोरफादर इज एंसेस्टर, कोई दिक्कत, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स बेटा आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है भाई, आप सभी ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। तो ये बेटा जी आपका लेटर आ गया है, लेटर, लेटर, और यहाँ पे एक क्या आता है, या तो लेटर लिखिए या तो बेटा जी एप्लीकेशन लिखिए ना, क्या आता है, या तो लेटर लिख दो या तो एप्लीकेशन लिख दो। ये तो सभी को रटा होता है भाई, एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा होगा वो तो आसानी से इसको याद कर रखा होगा। अगर नहीं याद है बेटा तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड सिस्टर मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर भी हमने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कैसे लिखना है लेटर का, यहाँ ध्यान देंगे। लेटर यहाँ पे सबसे पहले डालना है, अगर लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, लेटर डालो, ठीक है। यहाँ पे लिखिए मालवीय रोड बस्ती, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपका गांव का नेम है महानगर, गांव का नेम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे क्या मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए बरेली, क्या है बरेली, बरेली गांव का नाम है, यहाँ पे बरेली कानपुर, कुछ भी लिखो भाई, कानपुर यहाँ पे, ठीक है। फिर डेट वगैरह जो भी यहाँ पे डाले गया है इस प्रकार से डालेंगे। माय डियर फ्रेंड आई एम गुड हियर होप यू आर, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड कॉमा लगाओ, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। आई एम गुड हियर होप यू आर फाइन, आई फील वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू टू माय एल्डर सिस्टर्स मैरिज विच विल टेक प्लेस ऑन 18 अगस्त 2022 एट माय रेसिडेंट। तो 2022 नहीं चल रहा है बेटा, 2024 कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2024 कर लो, तो दिक्कत नहीं है, 2024 कर लो, ठीक है। चलिए बेटा, and on the evening of this ceremony we will also organize a splendor, splendor का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक ना, ठीक है, शानदार, एकदम शानदार कर लीजिए, ओके, पार्टी, ठीक है, पार्टी, एंड आफ्टर दिस वी विल एंजॉय डिनर विथ ऑल आवर रिलेटिव्स। कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखते आना है, और लास्ट में लिखना है बेटा योर लविंगली फ्रेंड हरी, जो भी नाम है आपका लिख दीजिए, तो दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से आपको लेटर लिखना होता है, और लेटर आता है बेटा जी 4 नंबर का, 4 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन में दोनों में से एक लिखेंगे, 4 नंबर आसानी से आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं अपना जो है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है पार्ट बी का। पार्ट बी में हमने बताया ना कितने नंबर का, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे तीसरा पार्ट बी का क्वेश्चन है योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड लाइब्रेरी वीक एज द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल राइट अ रिपोर्ट ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज लेटर, या फिर राइट एन एसे या फिर आर्टिकल ऑन द आर्टिकल या फिर ऐसे, एक ही मतलब है बेटा, ऐसे लिखना है किस पर, पोल्यूशन पर, किस पे लिखना है, पोल्यूशन पर। और हिंट दिया गया है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, काइंड ऑफ पोल्यूशन, हार्म कॉज्ड बाय पोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रिवेंशन यानी कैसे उसको हम पार पा सकते हैं, उस पर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है उसको बताना है, उपाय। कंक्लूजन आपको लिखना है, तो यानी हेडिंग आपको दिया गया है, आराम से हेडिंग डालेंगे, और जो भी है काइंड ऑफ पोल्यूशन ना, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये सब आप लिख देंगे। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है पोल्यूशन में, कि जब अब जो है पोल्यूशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा
तेजी से बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो पॉल्यूशन होगा याद होगा, और वही एकदम सॉरी दोस्तों, अच्छे से आपको जो है एकदम टीप के चले आना है। और ये कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स का आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको आसानी से नंबर मिलेगा। आपको ऐसे जो है याद होना चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन पर आपको 100% आपको याद होना चाहिए, पोल्यूशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आराम से 80 से 60 से 80 वर्ड में भाई लिखना होता है, लेकिन जितना कहा जा रहा है इतने वर्ड में आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि वो बात कर रहे हैं गागर में सागर भरने का। तो आप लोग गागर में सागर अभी नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कम से कम बेटा 100 से 120 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, इतने वर्ड में, ओके। तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा वहां पे। चलिए, चौथा क्या है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग। रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ये आपके ग्रामर वाले पोर्शन से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे भाई, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है तभी इस क्वेश्चन को करिए, अन्यथा बेटा जी ये क्वेश्चन आप ड्रॉप करो। यहाँ पर जो भी लिखा गया है कुछ भी करो, लेकिन ड्रॉप नहीं करना है बेटा। यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है, कुछ भी लिखना है, लेकिन ध्यान दो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उसको कर लीजिए, बाद में इसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे भाई, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। देखेंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान देंगे भाई। देखिए, मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, ये आपका क्वेश्चन है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, ये पूछा जा रहा है आपके डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बनाते हैं भाई सभी लोग। देखिए, मोहन सेड टू मी, यहाँ पर सबसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये क्या है, ये ध्यान दोगे बेटा, ये आपका जो है रिपोर्टिंग, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच है ना, आप सभी को पता है क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। इस वाली को बोला जाता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है बेटा, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, उसमें बताया गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये सेड टू है, तो ये बदल जाती है किसमें, किसमें बदलती है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है तो ये आस्क्ड में बदल जाता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर भाई सभी लोग, मोहन, मोहन, यहाँ पे से टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, अभी हमने बताया बेटा, आस्क्ड में बदल दीजिए। यहाँ पे भाई से टू बदल गया है, मी लिखेंगे आप सभी का, ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा है, ध्यान देंगे सभी लोग, कामा या इन्वर्टेड कामा को किस में बदलेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ये कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए बेटा हम इफ या बेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ या बेदर, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगा दो बेटा, राइट आंसर माना जाएगा। इफ लगा दीजिए या बेदर लगा दीजिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए इफ लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होता है, जो भी यहाँ पर आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है ना, अब बेटा जी आपको ये असर्टिव में बदल लेना है। यू आर राइटिंग अ लेटर को बदल लीजिए, यहाँ पे यू इधर कर लीजिए, आर को इधर कर लो, यानी इसको बना लो असर्टिव। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, ऐसा बना लो। तो यू यहाँ पे जब जाएगा बेटा, मान लीजिए यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है और आर इधर है, आर इधर है, ठीक है। तो यू आर, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट आपका यू है। यू कौन सा है भाई, पर्सन। अब देखेंगे प्रोनाउन चेंजिंग होता है, यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है, ठीक है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक रूल होता है, यस ओ एन, यस ओ एन बटा 1 2 3। तो सब्जेक्ट होता है बेटा, अगर आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है आपका, मान लीजिए जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन है, वो बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन आपका जो क्या कहते हैं प्रोनाउन है बेटा, अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अभी बात कर रहे हैं ना, यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। जब ये सेकंड पर्सन है बेटा, तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो ओ यानी ऑब्जेक्ट, क्या, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी मी क्या है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेटा ये चेंज होगा। यू क्या होगा, चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। तो मी से बनता है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सभी लोग देखेंगे मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि यू किस में है, यू यहाँ पे अब सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का बेटा जी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा इसको जो है इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि फिर से लेते हैं भाई पहले पेन को, तो ध्यान देंगे भाई, इफ, उसके बाद यू को हम चेंज कर देंगे किसमें, आई में, अभी हमने बताया आई में चेंज हो गया। उसके बाद
ये देखिए आर इधर है ना, आर इधर है। अब टेंस देखेंगे कौन सा टेंस है, आर प्लस राइटिंग यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी बेटा जी आपका किसमें होता है, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आपके किसमें है भाई, आर लगा हुआ है यानी प्रेजेंट का है, और आईएनजी लगा हुआ है यानी कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाता है बेटा आपका, पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो आर का हेल्पिंग वर्ब उधर किसमें, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में बदलेगा, तो आर का हेल्पिंग वर्ब किसमें बदल जाएगा, वाज या वर में, ठीक है, इसमें बदलेगा। तो आई के अकॉर्डिंग वाज या वर में से क्या लगेगा, वाज ही लगेगा, तो यहाँ पर वाज लगा दो, ठीक है। तो इफ आई वाज हो गया, और राइटिंग है यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, तो राइटिंग तो आपका एज इट इज रहने वाला है, राइटिंग आ लेटर, ठीक है बेटा, ये आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, अब वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आप आसानी से 2 नंबर पाने के हकदार हैं, आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथे का पार्ट मतलब बी वाला है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो ध्यान देंगे, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको पहचानना आना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस का अगर आपको सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट पहचानना है तो ध्यान देंगे क्या करते हैं, ये जो वर्ब होती है बेटा, ये जो वर्ब है एडमायर, इस ये वर्ब है, और वर्ब में क्या करते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, कौन लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कौन जो है हमेशा फ्रीडम फाइटर को एडमायर करते हैं, तो होते हैं लोग। तो लोग आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे भाई कि जो ये प्यूपल है सब्जेक्ट है, और एडमायर हमने बता ही दिया वर्ब है। ऑलवेज क्या है बेटा, यहाँ पे एडवर्ब है, इसको भी छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर किसे एडमायर करते हैं, अगर किसे या किसको लगा कर उत्तर जो आएगा आपके वर्ब में वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो लोग किसे जो है हमेशा एडमायर करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को। किसे से उत्तर आ रहा है ना बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, तो पैसिव वॉइस में ये 3 चीज आपको पता हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए क्या करना है आप सभी को, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे भाई इसका उत्तर हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उसका उत्तर जो है लिख रहे हैं। तो पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे ध्यान देंगे भाई सभी लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो द फ्रीडम फाइटर वहां पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट। द फ्रीडम फाइटर्स, फाइटर्स यहाँ पे बन गया। उसके बाद क्या लिखना है, आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। हमेशा क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। तो आपको अगर ये बना रहे हैं बेटा तो उसमें क्या लग जाता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर आ जाता है ना बेटा, इज एम आर पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। तो फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों, तो यहाँ पर भाई यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स है यानी बेटा जी यहाँ पर इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आर लगा दीजिए। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर, यहाँ पे फिर बेटा देखो, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है, ये आपका ऑलवेज लगा है, यानी वर्ब के पहले क्या लगा है आपका, ये एडवर्ब लगा है। तो जो भी हम लगाएंगे यहाँ पर बेटा मेन वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, एडवर्ब। तो ऑलवेज आपका यहाँ पे हो गया आर ऑलवेज, और एडमायर की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बेटा, तो एडमायर्ड हो गया इसका, एडमायर्ड, और किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, बाई द पीपल बेटा, ऑलवेज बाय द पीपल आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस आपको बनाना होता है, ये भी 2 मार्क्स का होता है, तो आसानी से इसको 2 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे सी वाला क्वेश्चन, तो इसको इरेज करते हैं पहले भाई सभी लोग, ध्यान देंगे, यहाँ पे इरेज करते हैं भाई, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे भाई, सभी लोग यहाँ पे सी वाला करेंगे तब तक, देखिए। तो सी वाला क्या है, सी में पूछा जाएगा क्या, पंक्चुएट करना रहेगा यहाँ पर भाई, कहाँ पर कैपिटल लेटर लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम अर्ध विराम, ये सब आपको लगाना रहता है, कोटेशन मार्क कहाँ लगेगा, तो ये तो बहुत आसान होता है। देखिए यच यहाँ पर ही सेड टू मी, ये जो आपका ये, ध्यान दीजिए, इधर जैसे इधर लिखा गया है वैसे हमें इधर लिखना है। तो ही सेड टू मी यानी कहने का मतलब कैसे लिखा जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका उत्तर। तो यच आपका किसमें है बेटा, कैपिटल लेटर में नहीं है, इसको कैपिटल लेटर में बना दीजिए, यच ई ही हो गया, सेड टू मी। अब इसके बाद आपका ये सब स्मॉल लेटर में रहेगा, ही सेड टू मी, और ये आपका ही सेड टू मी यानी एक वाक्य हो गया, उसने मुझसे कहा, हो गया। यहाँ पे कामा लगाओ, इन्वर्टेड कामा लगाओ, ठीक है, जैसा कि इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। फिर क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर, तो आई इधर हो जाएगा, आई बड़े लेटर में छोटे लेटर में लिखा गया है, आई हमेशा बेटा आपका बड़े लेटर में ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। आई एम गोइंग, यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्या है, डी, डी कोई, दिल्ली क्या है, कोई स्थान का नेम है, तो हमेशा हमेशा क्या लिखा जाएगा, ये कैपिटल लेटर में। तो दिल्ली आपका कैपिटल लेटर में, दिल्ली, और किसके साथ क्या करने, टू सी योर
एलिंग मदर, क्या ए लिंग मदर। ठीक है बेटा, यहाँ पे लगेगा क्या आपका फुल स्टॉप, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो गया सी का। चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है, इसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा जी, यहाँ पे डी क्या है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ये ट्रांसलेशन करने आता है, जो कि बेटा 4 मार्क्स का, या हाँ 4 ही मार्क्स का आता है भाई ट्रांसलेशन। चलिए बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो कौन भाई एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो प्रयागराज। तो लिखेंगे भाई यहाँ पर प्रयागराज, प्रयागराज इज अ इज अ एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, एंशियंट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ये क्या है भाई, नगर है। तो यहाँ नगर की इंग्लिश क्या होती है, सिटी। प्रयागराज इज एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। ये पहले का आंसर। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज, क्या भाई, अगर कोई क्या जगह का नेम है, जानवरों के नाम है, इसके लिए हम जो है सब्जेक्ट के तौर पर आपका जो क्या होता है भाई, उसको हम क्या इट से रिप्लेस करते हैं। तो इट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनेगा। इट हैज क्या, एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज अ ग्लोरियस, क्या गौरवशाली का इंग्लिश ग्लोरियस, क्या भाई इतिहास यानी हिस्ट्री। इट हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि आप गूगल सर्च करो उसमें से देखो, यहाँ पे जो बताया जाएगा आपको, यहाँ पे गूगल से सर्च करके नहीं, बल्कि आपको कैसे वहां पे एग्जाम में लिखना है, बना बना के उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यह गंगा, लिख लीजिए बेटा, यह गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ बेटा, यहाँ यहाँ कर लीजिए, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो इसको सभी लोग करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। इसका जो है ट्रांसलेशन जल्दी से करके बताइए भाई। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, इसको करते हैं जरा। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, इसका क्या होगा भाई ट्रांसलेशन। यहाँ सभी लोग लिखेंगे हियर इज, क्या बेटा, हियर इज, क्या है बेटा, हियर इज द, क्या यहाँ क्या है, संगम है। हियर इज द, संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, क्या बेटा, कॉन्फ्लुएंस। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, क्या बेटा, आप गंगा, गंगा को बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में, गंगा एंड क्या है, यमुना, यमुना, यमुना को बड़े लेटर में, यमुना। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। और यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो हियर इज द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्या है भैया, यहाँ पे हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। आप सभी को इस प्रकार से इसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब आपके बुक से आ रहा है, ये आपके बुक से आ रहा है। ठीक है, क्या है बेटा क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। यहाँ पे 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिनका 30 से 40 वर्ड में क्या होगा, आंसर दिया जाना है आप सभी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अकॉर्डिंग बतानी है बेटा, ट्रू फ्रीडम क्या होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर क्या है, जल्दी से भाई सभी लोग दिखेंगे क्या होगा। तो देखिए बेटा जी, इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है, आप सभी को दिख रहा होगा, एन सुअर। ठीक है, इसका पहले का आंसर देखिए सभी लोग, पहले का आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, या फिर बेटा ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम मीन्स, ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है, क्या होता है, फ्रीडम, फ्रीडम, क्या बेटा, नॉट टू बी, नॉट टू बी obstructed, obstructed in लीडिंग अ लाफुल लाइफ, क्या बेटा, लाफुल लाइफ। इतना लिख देंगे आसानी से। ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का आता है, आपको दे दिया जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मींस फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। क्या पूछा जा रहा था कि बताइए भाई, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग सच्ची आजादी का मतलब क्या है, आपको बताना है मंडेला के अनुसार। तो बेटा जी, अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रैक्टेड, अब्स्ट्रैक्ट यानी बाधा, बाधा। ठीक है, तो लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, एक जो है उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई भी बाधा ना हो, इसका मतलब ये होता है क्या, ट्रू फ्रीडम। चलिए अकॉर्डिंग टू मंडेला। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी में का या तो ए लिख दो या तो इसका आंसर लिख दो। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आंसर। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए भाई
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड, व्हाट डिड सी डू इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा। ए एंड बी में दो दो क्वेश्चन रहेंगे, तो ए में एक क्वेश्चन दे दीजिए क्वेश्चन का आंसर, बी में एक क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए दो दो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए आर में दिया गया है अथवा में हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। यहाँ पे आप सभी को इसको लिखना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बी का राइट आंसर हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो वाई वाज किसा गौतमी सैड, यहाँ पे देखिए भाई बी का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे बी का राइट आंसर हम लिखने जा रहे हैं, आप सभी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ना किसा गौतमी क्यों सैड थी, क्योंकि उसका जो अकेला बच्चा था वो डेड हो चुका था। तो यहाँ पर सभी लोग लिखेंगे गौतमी किसा गौतमी वाज सैड, वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन, हर ओनली सन, हर ओनली सन बेटा हैड डाइड, हर ओनली सन हैड डाइड, ठीक है, उसका जो अकेला बच्चा था मर चुका था। और क्या पूछा जाए, व्हाट डिड शी डू इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुखों के क्षण में क्या किया, तो बेटा जी उन्होंने क्या किया, इन हर लिखना है, इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ, इन हर आवर्स ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुखों के क्षणों में क्या किया बेटा, क्या किया, सी बेंट हाउस टू हाउस फ्रॉम, क्या बेटा, फ्रॉम सी बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस, ठीक है, हाउस टू हाउस इन, क्या बेटा, सर्च, इन सर्च आप, क्या बेटा, मेडिसिन, मेडिसिन आप, मेडिसिन क्या बेटा, टू क्योर, क्या टू लिखना है, क्योर हर्षण। यहाँ पे इसका राइट आंसर इतना लिख देना है। ये भी 3 नंबर का था, 3 3 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिलेगा। कितने नंबर बेटा, 6 नंबर आपको आसानी से दिया जाएगा। किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन had died in our hours of grief, she went from house to house in search of medicine to cure her son। किसा गौतमी क्या थी, और सैड थी बिकॉज उसका जो अकेला बच्चा था मर गया था, इन आवर ऑफ ग्रीफ, उसने जो है दुखों के क्षणों में, सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर गई क्या करने के लिए, मेडिसिन ढूंढने के लिए, जो उसके बेटे को क्या कर सके, जीवित कर सके, ठीक है, इसके लिए वो घर से घर जाती है, लेकिन उसे मिलता क्या है, नहीं मिलता है ना। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यहाँ पे बेटा 60 वर्ड्स में आपको क्या लिखना है, इसका राइट आंसर लिखना है। देखिए क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या फिर व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग इसका आंसर हमें जो है फोटो खींचकर या फिर लिखकर टेलीग्राम ऐप पे भेजना है, ठीक है। इसको तो आपको लिखना आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन आप खुद से नहीं लिखेंगे आप वहां पर भी नहीं लिख पाएंगे। इसका राइट आंसर हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, आप सभी जो है टेलीग्राम पर जुड़े, वहां पे इसका राइट आंसर आप सभी को मिल जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आप सभी से, 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है भाई, 4 लाइन की 2 पोयम याद रखो, 2 पोयम में से कोई एक पोयम आपको वहां लिख देना है। जो आपके पेपर में जो वहां पे देखो ना बेटा, पहले ही हमने दिया था, एक पोयम आ चुकी है, उस पोयम को नहीं लिख देना है। जो 2 पोयम याद रहेगी तो दूसरी वाली पोयम जो नहीं आई हुई है उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको आसानी से कितने नंबर दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोयम एक लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप, ठीक है, विविड स्ट्राइप्स क्या है बेटा, द फ्यू स्टेप्स ऑफ इज केज, यहाँ पे कॉमा लगाइए बेटा, क्या है, ऑन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे भी लगा दीजिए कॉमा, इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। 4 लाइन लिखना है, आराम से 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन फॉलोइंग पोएम्स इन 14 से 50 वर्ड्स। एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, एमेंडा दिया गया है, हेनी दिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो दिया गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो का, या फिर बेटा आपको कम से कम 2 3 याद रहने चाहिए सेंट्रल आइडिया, ठीक है। या तो आप डस्ट ऑफ स्नो का, फायर एंड आइस का, या फिर बेटा ट्रीज वाले का, क्या ट्री वाले का, ट्री का आपको हमेशा ट्रीज वाले चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लो, हमेशा जो है आपको काम आएगा। 4 नंबर आपको इसको दे दिया जाता है। तो चलिए बेटा जी इसका जो है डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया हम यहाँ पर आप सभी के लिए लिखते हैं। चलिए तो ये आपको किसने 40 से 50 वर्ड में लिखना रहेगा ना, तो चलिए क्या लिखते हैं, अभी टाइम वेस्ट होगा भाई सभी को। यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है, वहां पे इसका राइट आंसर हम दे देंगे, याद कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिखेंगे तो टाइम लगेगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का केवल एकमात्र तरीका क्या था, आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए भाई। यहाँ पे है द ओनली, क्या है, द ओनली वे, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, टू सेव ट्रिकी, क्या है, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, वाज टू टेक, वाज टू टेक हिम, क्या बेटा, हिम, वाज टू टेक हिम अवे, उसे जो है वहां से दूर रखा जाए, ठीक है। वेन, वेन मिस्टर, मिस्टर वेन, बेटा यहाँ वेन कर लीजिए, मिस्टर हिरियट, हिरियट, मिस्टर हिरियट वाज अबाउट, यहाँ पे वाज अबाउट टू टेक हिम, टू टेक हिम, जब जो है मिस्टर हीरियट उसको लेने आए थे, लेने आए थे बेटा, टू क्या, टेक टू हिम, क्या टेक, टेक हिम बेटा, आगे क्या है, टू हिज सर्जरी, टू हिज सर्जरी, उसकी सर्जरी के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, मिसेज पंफरे, जो मिसेज पंफरे थी, पंफरे थी, वो क्या हो गई, जब उसको दूर ले जा रहे थे मिस्टर हीरियट, तो जो मिसेज पंफरे थी वो क्या करने लगी थी, स्टार्टेड यानी रोना चालू कर दिया था ना, स्टार्टिंग वेलिंग, वेलिंग यानी क्या होता है, रोना बेटा, वेलिंग, स्टार्टेड वेलिंग, ठीक है। यहाँ पे द इंटायर स्टाफ, द पूरा स्टाफ जो था उनका, द इंटायर स्टाफ, यहाँ पे द इंटायर स्टाफ, यहाँ पे कॉमन है वाज, क्या, इंटायर स्टाफ वाज बेटा राउज्ड, राउज्ड यानी इधर उधर भाग रहा था, एंड मेट्स, और वहां की जो मेट्स वगैरह थी, मेट्स, मेट्स क्या है बेटा, रश्ड इन, रश्ड इन, ठीक है, रश्ड इन एंड आउट, आउट, ठीक है, आउट ब्रिंगिंग, क्या है, ब्रिंगिंग, यहाँ पे सभी लोग देखिए, ब्रिंगिंग हिज, क्या बेटा, डे बेड, ना रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर, सब कुछ ले आ रहे थे, डे बेड, नाइट बेड, यहाँ पे कॉमन लगाइए, नाइट बेड, नाइट बेड, ठीक है, नाइट बेड, फेवरेट कशंस, सब कुछ जो है क्या लेकर आ रहे थे, दौड़ भाग कर ले आ रहे, फेवरेट कुशंस, ठीक है, तकिया उकिया जो था उसका, कुशंस, टॉयज थे, खिलौने थे, एंड रबर रिंग्स थी, जो रबर रिंग थी, ठीक है, रबर रिंग्स थी, ठीक है, ये सब जो है कौन ला रहा था, उनकी जो मेड वगैरह थी, ठीक है। और यहाँ पे एंड कर लीजिए, एंड डिफरेंट बाउल्स, कटोरे वटेरे थे ना, दिन के कटोरे, रात के कटोरे, सपर बाउल्स, सब कुछ लेकर आ रहे थे, ठीक है, डिफरेंट बाउल्स, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इतना उत्तर लिखेंगे, आराम से 4 नंबर का रहता है, आराम से दिया जाएगा, ठीक है। तो एक का उत्तर लिख दिया, एक का उत्तर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन भी 60 वर्ड का है, ये भी 4 नंबर का आता है, तो इसको आपको लिखना है, क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, या फिर गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवरेट। तो इसका आंसर हम जो है टेलीग्राम पे देंगे बेटा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करो, वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और याद करके यही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जाना और लिख देना, छाप देना, आराम से जो है नंबर मिलेगा। और 70 में 70 तो बेटा आपका पक्का हो ही जाएगा, ठीक है, 70 में 70 नहीं तो 70 में 65, 60 से तो काले मिलने वाला नहीं है, नीचे उससे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जाइए सभी लोग भाई, आप सभी को इंग्लिश के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, ठीक है।